हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का था चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट। और आज अपना टॉपिक है मीटर ब्रिज एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, एक प्रैक्टिकल का टॉपिक है आपके और ज़्यादा उलझन वाला नहीं है। और इस टॉपिक को हो सकता है थ्योरेटिकल आपको 50% आज समझ आए, 50% आपके जब प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जितना समझ में आता है आपके यहाँ से उतना इसको समझने की ट्राई करो। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिकल में कर ही लोगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के। तो देखिए बच्चों, टॉपिक है जो अपना वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अभी पढ़ा था पीछे, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। और उसी व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड एक डिवाइस है जो कि आप लैब में काम लेते हो और उसका नाम है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को आप किस काम में लेते हो? व्हीटस्टोन ब्रिज को आप काम लेते हो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कि मीटर ब्रिज भी अपने क्या काम में लेते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसका जो, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो क्या है कि आप ऐसे कह सकते हो कि एक कॉपी में बनाया हुआ डायग्राम है। ठीक है, और जो मीटर ब्रिज है वो उसका क्या है, प्रैक्टिकल है एक हिसाब से। भाई वो थियोरटिकल पार्ट था व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, अब उसको प्रैक्टिकली कैसे अपने देखते हैं वो मीटर ब्रिज एक अपरेटस होता है, इसकी हेल्प से अपने शो करते हैं। ठीक है ना, तो यानी आप ऐसे कह सकते हो भाई बुक में लिखा हुआ और एक रियलिटी में जो है चीज़, वो उन दोनों में क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो एक थियोरेटिकल टॉपिक है और उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिकल फॉर्म उसकी क्या है, वो मीटर ब्रिज है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको अभी रियल फोटो भी दिखाऊंगा इसकी, मीटर ब्रिज होता कैसा है दिखने में, हालांकि आप लैब में इससे देख लोगे। तो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है, जो उसकी कंडीशन ऑफ बैलेंस होती है, उस पर बेस्ड क्या होता है, मीटर ब्रिज एक डिवाइस होती है। मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ ए 1 मीटर लेंथ 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यानी कि मीटर ब्रिज में क्या होता है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर लंबी एक वायर होती है, रेजिस्टेंस वायर होती है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। समझ आई बात? भाई एक जैसी मोटाई की होती है, एक जैसी थिकनेस की होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब यही है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन अननाउन रेजिस्टेंस, यानी इसको अपने यूज़ किसके लिए करते हैं, अननाउन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। आउटलाइन ऑफ द मीटर ब्रिज इज शोन इन द फिगर, जो मीटर ब्रिज की आउटलाइन है इसको अपने इसमें शो कर रखा है। ठीक है, भी ये मीटर ब्रिज होता है, इसमें ये जो क्या है, ये स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियाँ होती हैं मेटल्स की। ठीक है, और यहाँ पे ए से लेके और इस सी पॉइंट के बिटवीन ये जो वायर होती है ये 1 मीटर लेंथ की होती है, और इस वायर के ऊपर ये एक स्केल लगा होता है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का ये एक स्केल लगा हुआ होता है इसके ऊपर। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये तो ग्राफिकल फॉर्म है उसकी, मतलब कि एक जैसे अपने देखते हैं ना कि जिसको अपने हिंदी में कह देते हैं रेखा चित्र, यानी लाइनों के थ्रू उसको दिखाया गया। अब आपको मैं मीटर ब्रिज रियलिटी में दिखाता हूँ होता कैसा है। ये मीटर ब्रिज होता है बच्चों, ठीक है ना, ये मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का यानी रियलिटी में जो ऐसा होता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं मेटल की होती हैं, ये वाली, ये या तो कॉपर की होंगी, ठीक है, और या यहाँ पे ये होती हैं, या आपकी ये होती हैं एलॉय की। ठीक है, यानी जो जिसको अपने हिंदी में पीतल कह देते हैं उसकी होती हैं, ज़्यादातर ये कॉपर की होती हैं। तो कॉपर की ये स्ट्रिप्स होती हैं छोटी छोटी सी, इस पर ये पॉइंट लगे होते हैं, या आप इनको स्क्रू बोल सकते हो, ये स्क्रू लगे होते हैं। इन स्क्रू की खासियत पता क्या होती है कि आप इसको ओपन कर सकते हो हाथ से, इस स्क्रू के नीचे आप क्या कर सकते हो, वायर को लपेट के और ऊपर से स्क्रू को फिर कर सकते हो, मतलब कि सर्किट कनेक्ट करने के लिए वायर्स को लगाने के लिए ये वाले स्क्रू लगे होते हैं। यहाँ पर भी ऐसे स्क्रू लगे होते हैं, और ये क्या होती है, एक वायर होती है, ये वाली वायर है, और इस वायर की लेंथ फिक्स है, यहाँ पे कितनी होगी, 1 मीटर होगी, या आप कह सकते हो कितनी, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। समझ आई बात? और यहाँ पे इस वायर के नीचे ये जो आपको फीके से कलर में दिख रहा है, लकड़ी वाले वुडन कलर में, ये क्या होता है, यहाँ पे स्केल होता है। क्या होता है, स्केल होता है, जिससे अपने इस वायर की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाली क्या है,
स्ट्रिप्स है यहाँ पे, इस पर अपने क्या करते हैं, वायर्स को कनेक्ट करके और सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं। समझ आई? एक स्ट्रिप इस तरीके की है और एक स्ट्रिप इस तरीके की है। अब यहाँ पे इन्होंने ये एक्स्ट्रा सी लगा रखी है, आपको ये वाली देखने को इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको ओनली क्या है, इधर वाली दिखेगी। समझ आई बात आपके? ठीक है, अब देखो दोबारा उसी थ्योरी पर चलते हैं। तो अब समझ लो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, यानी ये इसकी कंस्ट्रक्शन का मतलब बनावट कैसी होती है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे कि इसकी बनावट कैसी होती है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ आपके पास, ए 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज। ये मैग्नीन पता नहीं, आपके इंग्लिश में मैग्नीन बोलते हैं, हिंदी में इसको मैग्नीज बोलते हैं। मैग्नीज रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच बिटवीन 2 स्क्रू ए एंड सी, यानी कि 2 स्क्रू के बिटवीन क्या होती है, या तो कॉन्स्टेंटन की और या मैग्नीन की या मैग्नीज की वायर। ये क्या होती हैं, मिक्स्ड मेटल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो मिक्स्ड मेटल्स होती हैं वो होती क्या है, होती तो वो कंडक्टर ही हैं। तो इसकी जो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे यही बनेगा, जो आपको एग्ज़ाम के लिए आज से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आज से यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि जो मीटर ब्रिज में वायर लगी होती है वो कौन से मेटल की बनी हुई होती है। तो आप कह सकते हो मिक्स मेटल, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीज की वायर होती है, और इसको 2 स्क्रू ए और सी के बिटवीन लगा देते हैं। ए मीटर स्केल इज आल्सो फिक्स्ड ओवर ए वुडन बोर्ड। एक वुडन बोर्ड यानी लकड़ी के बोर्ड के ऊपर क्या होता है, एक स्केल लगा होता है, मीटर स्केल, और ए लेंथ ऑफ वायर, यानी जितनी वायर की लेंथ होती है उतनी ही लेंथ का क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है। ठीक है, 2 L shaped copper strips G and H are also joined to the screws A and C, यानी कि क्या करती हैं, यहाँ पे G और H 2 कॉपर की स्ट्रिप होती हैं। G ये वाली स्ट्रिप है कॉपर की, ऐसे L शेप वाली होगी, और H ये वाली है जो आपको मैंने अभी दिखाई थी। तो ये दोनों क्या होती हैं, इस A और B पॉइंट को क्या करती हैं, ये ज्वाइन करती हैं। मतलब A पॉइंट इस वाली पर होता है और C पॉइंट इस पर, और इन दोनों के बिटवीन ही अपने क्या करते हैं, जो मीटर ब्रिज की वायर है उसको लगाते हैं। ठीक है, अभी इसका यूज क्या है वो अभी अपने पढ़ेंगे, और उसको आप प्रैक्टिकली भी करके देखोगे तो ये तो आपके मन से वहम ही निकाल दो कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ पे कम समझ आए, लेकिन जो आपका क्या है कि जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में आपके समझ आ जाएगा आराम से आपको और ज़्यादा। ठीक है, जितना काज समझ आता है समझ लो। तो क्या होता है, another copper strip I is placed between the strips G and H, such a proper gap exists between G and H with I, यानी कि एक और स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पे I ये वाली, और ये यहाँ पे बीच में लगी होती है G और H के। एक चीज़ मैं आपको और बतानी भूल गया कि आपको लग रहा होगा कि मैं आज बुक से क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है कि इसके नोट्स अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं, और नोट्स में भी मैं ये वाला ही उतारूंगा सारा, क्योंकि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी वर्किंग है, मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। वो आपकी बुक में बहुत ही बढ़िया तरीके से दी हुई है, तो तभी मैं क्या है कि आपको बुक से ये वाला टॉपिक करवा रहा हूँ, क्योंकि बुक में ज़्यादा डिटेल में दिया। मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा थोड़ा बहुत जितना हो सका, लेकिन आपके समझने के लिए क्या है, ये बुक से ही करना जरूरी है। आगे इसके कई टॉपिक इसी चैप्टर के मैं बुक से ही करवाऊंगा, तो वो आप निश्चिंत हो जाओ कि सर नोट्स नहीं देंगे, या और नोट्स भी मैं इसके दूंगा, लेकिन वो नोट्स बुक से ही होंगे, ये वाली लैंग्वेज ही होगी आपको मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकता, ना ही कुछ हटा सकता हूँ। जो कंस्ट्रक्शन है वो तो है ही उसकी। ठीक है, वो चेंज थोड़ा हो जाएगी। तो इस कारण मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो बुक से करवा रहा हूँ टॉपिक, और आगे भी आप याद रख लो कई टॉपिक मैं इस चैप्टर के बुक से ही करवाऊंगा, क्योंकि बुक में बहुत ही बढ़िया दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे आई आपने एक स्ट्रिप लगा दी, एक ए अननोन रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड अक्रॉस गैप बिटवीन आई एंड एच स्ट्रिप, ए नॉन रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द गैप बिटवीन जी एंड आई। अब इसको डायग्राम से देखो कि जो आपकी जी और आई स्ट्रिप है, ये वाली जी है और ये आई है, यहाँ पे तो अपने एक नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता होगी भी ये 4 ओम का है या 5 ओम का है या 6 ओम का है, उसकी वैल्यू पता होगी। वो अपने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होती है। और यहाँ पे जो आपका क्या है, जी और एच स्ट्रिप है, इसके बिटवीन अपने क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये वो वाला रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, उसको अपने यहाँ पे लगा देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है,
जे इज ए स्लाइडिंग की दैट कैन बी स्लाइडेड ऑन द वायर, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द की बी ऑन द वायर डिवाइड्स द वायर इनटू आर्म्स ए बी एंड ए सी। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जे एक स्लाइडिंग की है। अब आप कहोगे कि सर स्लाइडिंग की कैसे, कि जे एक क्या है, चलने वाली की है। मतलब आप इस जे क्या है, होती तो एक की है, की क्या करती है, की मतलब स्विच कह सकते हो आप, ठीक है। की क्या करती है कि जब स्विच को ऑन करते हैं तो तब करंट फ्लो होने लग जाता है सर्किट में, और जब ऑफ होती है स्विच तो करंट फ्लो नहीं होता है। बिल्कुल वही काम इस जे का होता है। और इस जे को जो अपने जनरली अपने पता क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, आपको नाम तो अजीब सा लगेगा लेकिन है यही नाम इसका, जॉकी। क्या बोलेंगे, जॉकी बोलेंगे। जे क्या होती है, एक चलने वाली की होती है, ठीक है ना। इसको अपने चला सकते हैं इसके ऊपर, यानी कि जे को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर वायर के। इसको हाथ में पकड़ेंगे अपने और वायर के किसी भी पॉइंट पर इसको लगा के चेक कर सकते हैं। अब वास्तव में जे कैसी होती है वो भी आपको दिखा देता हूँ, जिसको जॉकी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होती है जॉकी। इसको थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ मैं, ये देखो बच्चों, ठीक है। इसको अपने जॉकी कहेंगे। इसको लैब में देखोगे आप, आपकी लैब में होगी ये वाली जॉकी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक नट लगा होता है, इस नट को खोल लो आप, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और यहाँ पे गैप हो जाएगा। उस गैप के बिटवीन आप वायर लपेट दो और फिर इस नट को कस दो दोबारा से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसका ये वाला जो पीछे वाला एंड है, ये वाला एंड इस अगले वाले एंड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, अंदर से कनेक्टेड होगा। अब आप जब भी किसी वायर पर इसको टच कराओगे तो आपका सर्किट साथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि देखो ये वाला तो प्लास्टिक वाला पार्ट हो गया। मतलब क्या किया हुआ है आपने एक मेटेलिक पार्ट लेके उसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया। प्लास्टिक का कवर आपके पकड़ने के लिए, क्योंकि आप भी कंडक्टर हो तो आप में से करंट फ्लो ना हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको अपने सर्किट में किसी भी वायर पर लगा के, या अपने मेनली ये जो काम आती है ये मीटर ब्रिज की वायर के ऊपर लगाने की काम आती है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज की जो वायर होती है उसको सर्किट में कनेक्ट करने के लिए इस जॉकी का अपने यूज़ करते हैं। समझ आई बात, ठीक है। अब चलो अपने वापस, तो ये तो समझ आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन भी, इसमें होता क्या है। तो मेनली सीधी सी बात है, इसमें एक स्केल लगा होता है, आप कह सकते हो स्टार्टिंग से भी। इसमें एक वायर होती है, वायर पर स्केल लगा होता है, एक लकड़ी का वुडन का, यहाँ पे क्या होता है, वुड होती है बहुत, लकड़ी की, सॉरी वुडन क्या होता है, यहाँ पे बोर्ड होता है वुडन का, ठीक है। उस पर ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, 2 पॉइंट के बिटवीन अपने नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक अननोन लगाते हैं, एक जॉकी होती है। बस इतनी सी बात है इस कंस्ट्रक्शन में। अब आती है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी, ये वर्क कैसे करता है। तो अब वर्किंग समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट वर्किंग समझा देता हूँ इसकी क्या होती है। सबसे पहले देखो बच्चों क्या करना, आपको इस तरीके से एक सर्किट कनेक्ट करना पड़ेगा। भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए से एक वायर निकाल के और यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट करनी पड़ेगी। बैटरी से आगे एक वायर निकाल के नेगेटिव पॉइंट से उसको RH, ये होता है रियोस्टेट। इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होता है कि ये करंट को कंट्रोल करता है सर्किट में। यानी इस रियोस्टेट एक्चुअल में देखने में इतनी लंबी पाइप होती है, उस पर वायर लगी हुई होती है और उसके ऊपर एक स्लाइडिंग की ऐसे होती है, ठीक है, स्लाइड कर सकती है। अब उसका काम क्या होता है, देखो उसका रियोस्टेट का काम इतना ही होता है। आपको बस इसका काम याद रखना है, ऐसे नहीं याद रखना भी हाँ ये काम कैसे करता है सर, ऐसे कैसे होता है। वो चीज़ें आपके काम की नहीं है। जो काम की चीज़ है वही है कि ये किस काम आता है। तो आप कहोगे कि सर ये जो सर्किट है, सॉरी ये जो रियोस्टेट है, ये करंट को कंट्रोल करने के काम आता है। सर्किट में करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो उसके लिए रियोस्टेट काम में आता है। समझ आई बात। अब यहाँ पे आगे की लगा देंगे और की से एक वायर निकाल के यहाँ पे C पॉइंट पे लगा देंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब अपने क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट हैं, एक इस वाली स्ट्रिप का और एक इस वाली स्ट्रिप का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। अब आप कहोगे कि सर रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स बहुत सारे रेजिस्टेंस से बना हुआ एक बॉक्स होता है, उसकी हेल्प से आप अपनी मर्जी का रेजिस्टेंस सेट कर सकते हो। मतलब कि आपको एक ऐसा डब्बा होगा, उस डब्बे में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे, ठीक है, और इन रेजिस्टेंस पर एक की लगी हुई होगी। की इस हिसाब की लगी हुई होगी आपकी
तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक होल होगा, इस होल में ये वाली की लगी होगी। तो मान लो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी भी, ये 4 ओम वाला होल है, ये 5 ओम वाला है, ये 1 ओम वाला होल है, ठीक है। तो जितना भी रेजिस्टेंस आपको चाहिए होगा उसमें से आप की निकाल दोगे। मतलब कि आपका रेजिस्टेंस बॉक्स किस काम आता है, ये रेजिस्टेंस सेट करने के काम आता है भी। जो आप सर्किट में रेजिस्टेंस सेट करना चाहो, जितना रेजिस्टेंस आप लेना चाहो उतना रेजिस्टेंस आप सर्किट में ले सकते हो। अब ये एक्चुअल में दिखता कैसे है वो भी आपको दिखा देता हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स होता कैसा है। तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स है ये, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं आपको अभी जूम करके दिखाऊं, जूम करके एक बार देख लो इसको क्या है। अब ये मैंने जूम कर दिया इसको, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट के बिटवीन वायर्स लगाते हैं, यानी इसकी एक वायर निकाल के उसको तो जी स्ट्रिप से जोड़ देंगे और एक वायर यहाँ से निकाल के उसको एच स्ट्रिप से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20, 50, 100, 200, 200, 500, ठीक है। तो अब आपको मान लो 20 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए अपने सर्किट में, तो आप इस वाली की को बाहर निकाल दोगे, ये यहाँ पे फंसाई हुई होती है इसके अंदर, इस वाली की को बाहर निकाल दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 20 ओम का आ जाएगा। अब आपको कह दिया भी 80 ओम का निकालना है आपको, तो अब 80 ओम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, 50 का निकालनी पड़ेगी की, एक 20 की और एक इधर ये 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम की भी होती है 5 ओम, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये होती हैं। फिर उसके बाद 10 आ जाता है, फिर 20, 15 क्या होता है 50, 100, 200, 200, 500। अब आपको कह दिया भी अगर आपको 800 ओम का रेजिस्टेंस निकालना 800 का, तो आप 500 वाली की निकाल दोगे, एक 200 वाली निकाल दोगे और एक 100 वाली, तो 500 और 200 700 और एक 800। मतलब जितना रेजिस्टेंस आप सर्किट में सेट करना चाहो वो इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से सेट कर सकते हो। अब होता क्या है, इसके अंदर भी थोड़ा सा बता दूं आपको, इसके अंदर ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। तो वो रेजिस्टेंस क्या है कि जब आप की निकालते हो वो रेजिस्टेंस काम करने लग जाते हैं। जनरली तो क्या होता है कि करंट आपका यहाँ ये जो कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है इसमें से करंट फ्लो होता है, लेकिन जब आप रेजिस्टेंस निकाल देते हो तो तब वो वाला करंट है वो आपका अब ऊपर वाला सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब जब आपने ये वाली की यहाँ से निकाल दी तो अब ये दोनों आपस में जुड़ी नहीं रहती, ये वाला सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब आपका जो करंट है जो नीचे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना उसमें से चलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे जाता है उसमें से करंट, ठीक है, ऐसे आगे चलता जाता है। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि रेजिस्टेंस बॉक्स समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का आपको काम पता होना चाहिए भी क्या होता है कि नॉन रेजिस्टेंस यानी किसी भी रेजिस्टेंस को सेट करने का काम इसी का होता है। अब देखो करते क्या है, अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स और एक अननोन रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले ये इसको यूज में कैसे लेते हैं, प्रैक्टिकल करते कैसे इससे अननोन रेजिस्टेंस आपको अगर फाइंड करना हो। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसकी जो बैलेंसिंग कंडीशन है ये वाली होती है P/Q = R/S, ठीक है। अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस, इस पॉइंट से अपने एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं और उस गैल्वेनोमीटर को अपने इस जॉकी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, प्रैक्टिकल देखो कैसे करना आपको। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से मान लो आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, अपनी मर्जी से कोई भी रेजिस्टेंस निकालना है, जनरली 1 ओम 2 ओम 4 ओम ऐसे निकालते हैं अपने, ठीक है। 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला। अब आपने 1 ओम के रेजिस्टेंस के लिए क्या किया, यहाँ पे जॉकी आपने कनेक्ट की, सॉरी सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल के और चेक करना है। सबसे पहले इस जॉकी को आप इस ए पॉइंट के साथ टच करवाओगे तो आपको यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। वो डिफ्लेक्शन मान लो इस साइड आ रहा है, मतलब इसकी जो नीडल है वो ऐसे जा रही है गैल्वेनोमीटर की। अब आपको इस सी पॉइंट पर टच करना है, जॉकी को हाथ से पकड़ के सी पॉइंट पर लगा देना है। तो आपको क्या होगा कि जो डिफ्लेक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ ये कन्फर्म होगी कि जो आपका सर्किट है वो सही में कनेक्टेड है। सर्किट क्या है, बिल्कुल सही तरीके से कनेक्टेड है। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेंज होना चाहिए, मतलब
एक जब एंड पर आपने लगाया, मान लो ए एंड पर आपने क्या किया, जॉकी को टच किया तो गैल्वेनोमीटर की नीडल इधर, और सी पर टच किया तो इधर जानी चाहिए, दोनों डायरेक्शन में जानी चाहिए, फिर ये आपका सर्किट सही जुड़ा है। अगर मान लो फिर भी आपका क्या हो, डिफ्लेक्शन एक ही साइड है, मान लो ए पर लगाओ फिर भी इधर आ जाए, सी पर लगाओ फिर भी इधर आ जाए, अब आप इसमें से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल के देखो, फिर चेक करो, फिर 4 ओम का निकाल के देखो, अगर फिर भी नहीं सेट हो रहा तो इसका मतलब आपका सर्किट कहीं ना कहीं गलत जुड़ा हुआ है, उसको दोबारा जोड़ो, दोबारा कनेक्ट करो सब कुछ, ठीक है। तो मेन बात यह है कि डिफ्लेक्शन चेक करना है सबसे पहले आपको। अब आपने डिफ्लेक्शन चेक कर लिया और यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस निकाल रखा है 1 ओम का, और आपका डिफ्लेक्शन सही आ रहा है, एक ए पॉइंट पर लगाने पर इधर आ रहा है और सी पर इधर आ रहा है। अब आपको बीच में यहाँ पे जॉकी को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे बीच में एक ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जो आपका बिल्कुल बीच में रहे, यानी 0 पर रहे, ना ही इधर जाए ना ही इधर। तो वो पॉइंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मान लो वो पॉइंट ये वाला बी है जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया। तो अब इसमें होगा क्या, देखो बच्चों, जो व्हीटस्टोन ब्रिज था, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ये वाला, तो अब इसमें क्या है कि जो ये गैल्वेनोमीटर है ये वही गैल्वेनोमीटर है जो काम कर रहा है, और यहाँ पे की जगह अब क्या है, जॉकी लगाई हुई है आपने, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि जो वायर है, मान लो ये वायर 100 सेंटीमीटर की है मीटर ब्रिज की, ठीक है। तो अब आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाला हुआ है और एस ओम वाला आपको फाइंड करना है, एस रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अब आपने वायर पर यहाँ पे लगाया, जब यहाँ पे बी पॉइंट आपका है जिस पर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, तो अब हुआ क्या कि अब जो आपका सर्किट है उसमें जो बी और डी पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, इनके बिटवीन जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है 0 हो गया, मतलब अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब आप कहोगे कि सर चलो मान लिया आपकी बात भी, आर और एस रेजिस्टेंस तो हमारे पास हैं, आर रेजिस्टेंस तो ये आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स वाला और एस ये है। अब आप कहोगे कि सर पी और क्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन से हैं, ठीक है, पी और क्यू रेजिस्टेंस कौन से है, तो आप पी और क्यू रेजिस्टेंस आपके पास ये वाली वायर है। इस वायर का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी यहाँ ए से लेके बी पॉइंट तक, ये वायर का पार्ट आपका पी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और इस बी से लेके सी तक जो आपका वायर का पार्ट है ये क्यू रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। आर आपका ये वाला रेजिस्टेंस और एस आपका ये वाला रेजिस्टेंस है। समझ आई बात। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे आपको बस लेंथ फाइंड करनी है। अब मान लिया कि इस वाले पार्ट की लेंथ है स्मॉल एल है और इस वाले की 100 माइनस एल हो जाएगी, क्योंकि पूरी जो वायर है वो आपकी 100 सेंटीमीटर है। 100 में से एल इधर वाली आ रही है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल आपके पास हो जाएगी बच्चों। समझ आई बात। तो ये लेंथ आपने फाइंड कर ली। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो सिंपल सा काम है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ जो अभी मैंने पढ़ी है यहाँ पे, कि इन द गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज ए रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप एंड अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन द राइट गैप। यानी लेफ्ट में अपने नॉन रेजिस्टेंस और उसमें क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। ए नट इज फैसिनेटेड विद ए थ्रेडेड होल, यानी कि नट से अपने क्या कर देते हैं, उसको कस देते हैं। इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी एक लेक्लांशी सेल, ए रियोस्टेट एंड की के आर कनेक्टेड। एक लेक्लांशी सेल होता है, या लेक्लांशी नहीं लेना तो आपको क्या है, कोई भी आप बैटरी ले सकते हो, जो लैब में बैटरीज होती हैं वो ले सकते हो। इन बिटवीन डी एंड स्लाइडिंग, जो कि जे गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड। गैल्वेनोमीटर आपको ऊपर अभी मैंने दिखा रखा है, कनेक्ट किया हुआ है। इन दिस पोजीशन मीटर ब्रिज वर्क्स एज व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज ये एक तरह का, लेकिन वो आपके सामने पड़ा हुआ चीज़ है, यानी है व्हीटस्टोन ब्रिज ये। थ्योरेटिकल व्हीटस्टोन ब्रिज और आपने पढ़ा था, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म मीटर ब्रिज है, यानी मीटर ब्रिज एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। नाउ रिमूव सर्टेन प्लग फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। अभी मैंने बताया था ना भी 1 ओम रेजिस्टेंस आप निकालो, प्लग निकालो उसमें से, टू चेक द करेक्शंस ऑफ कनेक्शंस। कनेक्शन का करेक्शन चेक करने के लिए भी आपका कनेक्शन सही है या नहीं। होल्ड द जॉकी फर्स्ट नियर द एंड ए। मैंने आपको अभी कहा था ना, जॉकी को यहाँ पे लगाओ, फिर उसके बाद सी पर लगाओ। दोनों में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन चेंज होना चाहिए।
A of the meter bridge wire and then the near end C of the wire C पर. If the galvanometer shows opposite deflection at end A and C ends of the wire, then the connection is said to be correct. तब connection को अपने correct कह देंगे. Otherwise choose appropriate resistance R from the resistance box to get this condition. अन्यथा आप क्या करो, 1 ओम की जगह 2 ओम 4 ओम ऐसे रेजिस्टेंस निकाल के देखो और आपको ये कंडीशन में पहले लाओ उसको. Once we are sure about the corrections of connections, then slide the jockey over the meter bridge wire and find the null point. अब null point क्या होता है? null point वो point होता है जिस point पर galvanometer में deflection क्या हो जाए, जीरो हो जाए. This is the balanced condition of Wheatstone bridge. At point B, it shows zero deflection. Then the part of wire AB works as resistance P and part BC works as resistance Q. यानी ए बी जो पार्ट है वो पी रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और बी सी जो पार्ट है वो क्यू रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है. और ये इस फॉर्मूले में अपने इसको रखेंगे, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस. अब आप कहोगे कि सर ये वाला फॉर्मूला तो रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पी और क्यू रेजिस्टेंस अपने पास लेंथ तो आ रही है उनकी, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पता भी कितना है. तो चलो लेंथ तो आ रही है ना, लेंथ से अपने फॉर्मूला बनाते हैं. कैसे? अपने के एक चीज़ यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट पॉइंट बी इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल एल फ्रॉम पॉइंट ए. यानी जो बी पॉइंट है जो आपका, ये इस ए से स्मॉल एल डिस्टेंस पे है, स्मॉल एल डिस्टेंस फ्रॉम ए. लेट आर सी एम बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. यानी इस ये जो वायर है ना, जो आपकी मीटर ब्रिज की जो मैग्नीज या कॉन्स्टेंट की वायर है, इसका अपने क्या मान लेते हैं, यूनिट लेंथ. मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना, आर सी एम. सी एम मतलब 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर सी एम मान लेते हैं. तो अब एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? आप कहोगे कि सर एल आर सी एम होगा. अब आप कहोगे कि सर आर सी एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आर सी एम की वैल्यू अभी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने मान लिया फॉर्मूला बनाने के लिए. तो देन द रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन पी ऑफ द वायर विल बी आर सी एम एल एंड दैट ऑफ सेक्शन क्यू ऑफ वायर विल बी आर सी एम 100 माइनस एल. यानी इस पार्ट का रेजिस्टेंस तो आर इंटू एल इंटू आर सी एम और इसका 100 माइनस एल इंटू आर सी एम हो जाएगा. इफ़ द रेजिस्टेंसेज ऑफ दीज सेक्शन पी एंड क्यू, देन पी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी ऑफ वायर आर सी एम एल और क्यू आपके पास ये हो गया. तो अब पी और क्यू की वैल्यू इसमें रखो. तो देखो आर सी एम से आर सी एम कैंसिल हो जाएगा, एस को आप इधर ले आओगे, 100 माइनस एल का आर के साथ मल्टीप्लाई और ये एल अपॉन में आ जाएगा. तो जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा ये वाला बनेगा. अब जब आप इस प्रैक्टिकल को, ये आपके प्रैक्टिकल आएगा लैब में कि फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो वहाँ पे जब आप इसका प्रिंसिपल लिखोगे तो प्रिंसिपल में ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम आएगा. अब आपको पता लग गया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है. बस अब आपको पता क्या करना है, अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ ही पुट करनी है. अब मान लो यहाँ पे जो आर रेजिस्टेंस है वो मान लो 1 ओम है. मान लो इधर वाली लेंथ अब आपकी 60 आ रही है, तो इधर वाली कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी. तो ऊपर तो रखोगे 40 अपॉन में 60 इंटू 1, तो एस की जो पहली वैल्यू है वो आ जाएगी. अब आप इसकी दूसरी रीडिंग लेने के लिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस चेंज कर दोगे. मान लो आपने 1 ओम लिया, यहाँ पे आप देखो जो प्रैक्टिकल करोगे ना, उस प्रैक्टिकल में ऐसे टेबल बनेंगी, ठीक है, ऐसे करके टेबल्स बनेंगी. तो उस टेबल में आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो आपने रेजिस्टेंस निकाला है, फिर उसके लिए लेंथ, फिर उसके लिए 100 माइनस एल, ठीक है, फिर आप लास्ट में एस लिख दोगे. एस का आपका ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे. यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले नंबर पे 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, उसके लिए मान लो 60 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, ये वाली 40 आ गई, तो इसके लिए वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे. फिर आपने 2 नंबर पर क्या किया, 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, उसके लिए मान लो आपकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर आ गई, दूसरी भी 50 हो जाएगी. अब इसके लिए निकाल लो. फिर तीसरे नंबर पर आपने 4 ओम का निकाला, उसके लिए लेंथ नोट करो और निकालो. तो ये वाली जो एस की वैल्यूज़ हैं ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास सेम आएगी, बस पॉइंट में कुछ बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा. मान लो पहली 4.21 ओम आ गई, दूसरी आ गई 4.53 ओम, आपके पास 23 ओम आ गई. ऐसे थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा इसमें. लास्ट में आप इसका मीन ले लोगे और वो मीन ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी. अब आप कहोगे कि सर एक्चुअल में इस प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है, वो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है.
हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आपने देखो 1 ओम का रेजिस्टेंस सेट किया तो अब 1 और अपॉन में एस है, इधर इधर 1 अपॉन एस है, तो आपको क्या है जो 1 अपॉन एस का रेशो है उसी रेशो पर क्या होगा, ये वाला आपको पी और क्यू का रेशो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका P अपॉन क्यू इस 1 अपॉन एस के इक्वल हो जाएगा तब आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा। तो जब आपका ऐसा पॉइंट जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए तो आप कहोगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है। मतलब अब आपका क्या हो गया कि ये जो B और D पॉइंट है इनका क्या हो गया, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो आपका क्या है ए और ये वाला डी पॉइंट ये कनेक्टेड है ना ऐसे, ये देखो गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और जो आपका ये और ये पॉइंट है इन दोनों के बिटवीन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया है, तो तभी आपका क्या है इस वायर के लिए जो डिफ्लेक्शन है जीरो आ रहा है। हालांकि आप कनेक्ट कर रहे हो जॉकी को लेकिन फिर भी डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो एस की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इस प्रैक्टिकल में आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालना और लेंथ नोट करनी है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इन द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर मीटर ब्रिज वी हैव कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लेट्स जी एच एंड आई इज नेग्लिजिबल। मतलब यहाँ पे 3 कॉपर की प्लेट लगी हुई हैं, ठीक है, जो कॉपर की प्लेट है ये जी एच और आई, इसका रेजिस्टेंस अपने नेग्लिजिबल मानते हैं लेकिन इनका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसके कारण प्रैक्टिकल में थोड़ी बहुत एरर आ जाती है। टू एलिमिनेट दिस एरर वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अननोन रेजिस्टेंस एस, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, टेक द मीन ऑफ दीज वैल्यूज टू मिनिमाइज द एरर। अपने इस जो एरर को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ पे लगा देते हैं और इसको यहाँ पे लगा देंगे बस, ठीक है, और फिर से रीडिंग लेंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये एक तरह की प्रिकॉशंस है। आपके जो प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल के लास्ट में आपको प्रिकॉशंस लिखनी होती हैं, सावधानियां लिखनी होती है इस प्रैक्टिकल को करते समय, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। तो वो प्रिकॉशंस आपकी यही है। दूसरी प्रिकॉशन क्या है, हालांकि आपका पेपर में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में अभी आने वाले 2 क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, वो बता देता हूँ। ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द मीटर ब्रिज वायर द सेंसिटिविटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इज इफेक्टेड, टू एलिमिनेट दिस इफेक्ट कैरी फोस्टर ब्रिज। यानी कि इसमें क्या है कि जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ एंड पॉइंट है जो ब्रिज के बिल्कुल, यानी ये ए और सी पॉइंट है, इनका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण भी थोड़ी बहुत एरर आती है। तो इसको दूर करने के लिए अपने एक कैरी पोस्टर ब्रिज होता है, एक अलग तरह का ब्रिज जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको यूज करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है इतना। डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट इन द मीटर ब्रिज फॉर ए लॉन्ग टाइम, अदरवाइज वायर विल बी हीटेड अप, ड्यू टू विच द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज विल गेट चेंज्ड। ठीक है, क्या कि आपको मीटर ब्रिज में ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो नहीं करना है। जब आप मीटर ब्रिज को यूज नहीं कर रहे तो आपको ये की बाहर निकालनी है, और ये आपको स्पेशली प्रैक्टिकल के टाइम आपको आपके जो सर हैं वो बताएंगे भी इसका नंबर कट जाता है। एग्जामिनर अगर मान लो आप सीट पर प्रैक्टिकल लिख रहे हो आपकी कॉपी में और आपने इस ये वाली की लगा रखी है तो प्रैक्टिकल में आपका नंबर कट सकता है। एग्जामिनर कहेगा कि इस की को क्यों नहीं निकाला। इससे क्या होता है कि ये जो सर्किट आपका कनेक्टेड रहता है इसमें लगातार करंट फ्लो होता रहता है और वायर्स गर्म हो जाती हैं, इससे हीट हो जाती हैं, जिससे उनका क्या है रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है और जो अपना रिजल्ट है वो सेम नहीं आता है, रिजल्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, वी शुड नॉट स्लाइड द जॉकी बाय रबिंग ओवर द मीटर ब्रिज, यानी जॉकी को आपको ऐसे घसीटना नहीं है उसके ऊपर, इससे क्या हो जाएगा, अदरवाइज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी कि जो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई है जो वायर की थिकनेस है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, विल बी इफेक्टेड। ये इसकी कुछ प्रिकॉशंस थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज इतने ही करेंगे अपने। तो देखो बच्चों, अगर नहीं समझ में आया आपकी इतना ज़्यादा भी यानी कम समझ में आया तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब मेरी वीडियो दूसरी बार ज़रूर देख लेना। अब बात आती है पेपर में आने की, तो पेपर में 2 ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्या मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो आप कहोगे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। ठीक है, दूसरा मीटर ब्रिज में जो वायर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, आप कहोगे कि जो मिक्स्ड मेटल्स होती हैं या एलॉय होते हैं उससे बनी हुई होती है। किससे, मैग्नीज से या कॉन्स्टेंटन से। ठीक है, जो मैग्नीज या कॉन्स्टेंटिन ये लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीज, तो इससे बनी हुई होती हैं। और तीसरा कि इसमें वायर की लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। बस ये 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये टॉपिक आपका सारा प्रैक्टिकल में तो इंपॉर्टेंट है।
तो आज बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसके नोट्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, ठीक है।